बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाज़रीन, आज एक बार फिर साबिक डीजीआई साइफ फैज़ हमीद मुस्लिम लीग नून के ऊपर आज एक बार फिर वो कहर बन के टूट पड़े हैं। आज ये बड़े तेलख खेस किस्म के इंकशाफात किए हैं फैज़ हमीद ने। जो दरनक के मिशन है उसके सामने उन्होंने आज नून लीग के आज परखचे उड़ा चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज ताहयात नाअहली का जो केस था उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बड़े कमाल के आज रिमार्क्स दिए हैं और तेलखा खेज किस्म के रिमार्क्स देकर इस ताहयात नाअहली का जो केस है इसका फैसला क्या आने वाला है आज ही वाजे कर चुके हैं। ये भी आप लोगों को बताएंगे और इतनी जल्दी में ताहयात नाअहली का जो केस है इसको ख़त्म क्यों क्यों किया जा रहा है और फैसला क्या आने वाला है ये भी बताएंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, आज बाकायदा नवाज शरीफ के खिलाफ जो है बाकायदा उनके कागजात मंजूर होने पर उनके खिलाफ बाकायदा एक अपील दायर की गई है। उस हवाले से बहुत जल्द अदालत से नवाज शरीफ को बुलावा आने वाला है और ये भी बताएंगे। उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची है, क्या वजह बनी है, ये भी बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान में ताहयात नाअहली का एक जो मामला है ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, कि जब चाहे कोई भी जज, कोई भी चीफ जस्टिस मुंह उठा के किसी भी सीनियर सियासतदान को, किसी भी वजीर आजम को ताहयात नाअहल करके उनको इक़्तिदार से ही बाहर नहीं फेंका जाता है, बल्कि उनको सियासत से ही बाहर फेंकने की वजह से कई सियासतदान जो हैं वो कई मामलात का भी सामना करते हैं, कई इशूज़ का सामना करते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत को भी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान इससे पहले हो चुका है। उसकी मुकम्मल तफसीलात पे जाने के बजाय मैं सीधे आज के केस की तरफ आना चाहूँगा। आज ताहयात नाअहली का जो केस था उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बड़े एग्रेशन में आज तेलखेज किस्म के आज उनके रिमार्क्स थे, लेकिन उन रिमार्क्स में से चंद वो रिमार्क्स आपके सामने में रखूंगा जिससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि आने वाले दिनों में इस केस में फैसला क्या आने वाला है। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये वाज़े वो कर चुके हैं आज अपने रिमार्क्स के ज़रिए। आज उन्होंने कहा है कि ताहयात नाअहली की भी कोई मंतक होनी चाहिए। उन्होंने रिमार्क्स में कहा है कोई मंतक होनी चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए कि किसी को अगर आप ताहयात नाअहल कर भी लेते हैं तो उसमें कोई लॉजिक होनी चाहिए। फिर आगे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मूड में है तो ताहयात नाअहल कर दें। मतलब ये वाज़ेह हो जो कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, किसी को आप ताहयात नाअहल करते हैं तो फिर उसमें कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, कोई मंतक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आपका मूड हो तो किसी को ताहयात नाअहल कर दें। ये आज वो वाज़ेह कर चुके हैं क्योंकि इससे पहले देखें लाख इख्तिलाफ़ात सही, उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, मैंने खुद उस केस को मैंने कवर किया है, पनामा का केस मैंने पूरा कवर कर लिया है और उस वक़्त जब मैं रिमार्क सुन के सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नवाज शरीफ को तो इस केस में बुरी तरह फंसाया जाएगा और नवाज शरीफ के तो वो तमाम जो उन्होंने खजाने से जो चोरियां किया है, जो मुल्क को लूटा है, उसके तो इतने ज़्यादा सबूत सामने आएंगे कि नवाज शरीफ दोबारा सियासत में आ ही नहीं सकेगा। और हम ये बिलीव करते थे जब रिमार्क सुन के पढ़ते थे और लिखते थे और हम जाकर पेपर देते थे तो हम ये सोचते थे, लेकिन बाद में उसका जो आखिरी जो फैसला आया वो इतना कमज़ोर था कि अपने बेटे से तनख्वाह न लेने की वजह से उनको निकालने का कहा गया। उसकी वजह से एक तो अदालतों से एतमाद ख़त्म हुआ, दूसरा उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो नवाज शरीफ के करप्शन प्रैक्टिस जो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस भी रहे हैं थे तो उसमें कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी नैब भी, और न तो अदालत की जानिब से कोई सबूत उस तरीके से की बेस पर उनको सज़ा नहीं मिली, बल्कि बेटे से अकामा लेकर तनख्वाह न लेने पर उनको निकाला गया। इस तरह का एक कमज़ोर डिसीजन के साथ उनको निकाला गया। अब उनको निकालने की वजह से पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की सियासत को भी नुकसान पहुंचा। एक और वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। तो कहा कि किसी को भी ये तो साकिब निसार की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि जब आपका मूड हो तो किसी को नाअहल करें, ये नहीं होना चाहिए। फिर आगे अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में
चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक कंफर्म इस केस में मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को कि ताहयात नाअहली का जो केस है इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक वाज़ेह तरीके से इसको ताहयात नाअहली का ही ख़त्म कर देंगे और जो पार्लियामेंट की जो इसमें कानून साजी है उस पर बात करेंगे, उसी के ऊपर कुछ न कुछ हल निकालेंगे, यानी 5 साल की या 3 साल की नाअहली होगी। दोबारा वो अपील के लिए उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा स्पेस फराहम की जाएगी कि एक प्रॉपर एक कमीशन होगा, उसके ऊपर वो अपील करेंगे और रिलीफ मिलेगी। तो यूँ ताहयात वाला जो चैप्टर है, ये चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ इसाक जो है क्लोज़ कर लेंगे। अच्छा, आगे जाकर इलेक्शन के हवाले से जब बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हर सूरत होंगे। तो इलेक्शन के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना फैलाएं, आज एक बार फिर उन्होंने वाज़ेह किया। तो यूँ इलेक्शन के हवाले से भी ये कन्फर्म है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उसके लिए आज भी वाज़ेह किया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हर सूरत होने वाले हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आज एक दायर अपील की समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर हो चुकी है। और हुआ कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ के एबटाबाद से कौमी असम्बली के हल्का NA 15 पर कागजात नामजदगी मंजूर होने पर अपील दायर की थी आज़म स्वाति ने, उसको बाकायदा मंजूर किया गया है और अदालत ने आज़म स्वाति की अपील पर नवाज शरीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात अपील की समाअत करेंगे। तो यूँ उनको पेश होना है। अब उस पर क्या होगा, ये कबल वक्त होगा कुछ कहना, लेकिन कम से कम जो है उनको पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखना ये है कि वो पेश होते हैं या नहीं। उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर बल्ले के निशान के लिए आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बहाल कर दिया है, तो बल्ले का निशान छिन चुका है। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कल के हमने अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था कि ये सब कुछ जो है बानी PTI के साथ जो मुलाकात हो चुकी थी तहरीक इंसाफ के वकला की और गौहर खान जो उनके चेयरमैन है PTI के, उनकी मुलाकात हो चुकी थी। उसमें बाकायदा इमरान खान ने स्ट्रेटजी उनको बताई थी कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। तो कल हमने बताया था, आज वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब बल्ले के निशान पर चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक के लिए कोई रिलीफ फराहम करता है या नहीं करता है, ये पता चलेगा, क्योंकि आज बाकायदा चेयरमैन PTI गौहर खान की जानिब से भी कहा गया है कि एक बार फिर गिला करते हुए कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और जितनी ज्यादतियां इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर की जा रही हैं और उनको इलेक्शन से दूर रखने की जो कोशिश की जा रही है, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनके कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। उससे पहले उनको कागजात नामजदगी के लिए जब आ रहे थे अपने कागज सबमिट करने के लिए, तो उनको भगाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको हरासा किया गया, उनकी फैमिलीज को हरासा किया गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल किसी सूरत नहीं है। एक ही शख्स यानी नवाज शरीफ को नवाजने के लिए पूरा एक प्लान के साथ काम किया जा रहा है, तो ये एक मशकूक अमल बन रहा है। तो खैर, ये आज उनकी जानिब से गिला भी किया जा चुका है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में, वो ये है कि आज जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है उसको आज बाकायदा फैज़ अमीन ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और बाकायदा ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन बिलखुसूस जो फैज़ाबाद धरना कमीशन था उनकी जानिब से बाकायदा सवालात भेजे जा चुके थे, उन सवालात का वो जवाब दे चुके हैं। अच्छा, जवाबात जो दे चुके हैं फैज़ अमीन ने, ज़राए का ये कहना है कि तमाम सवालों के उन्होंने जवाबात दे दिए हैं और फैज़ अमीन ने जवाब में ये लिखा है कि 2017 में धरना उन्होंने कहा कि 2017 में होने वाले धरने में उस वक़्त की हुकूमत की हिदायत पर TLP के साथ मुज़ाकरात किए थे। यानी उस वक़्त की जो हुकूमत थी उसके बिहाफ़ पे हमने मुज़ाकरात किए थे। मैंने अपने ज़ाती तौर पर मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि उस वक़्त की हुकूमत के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ था। अच्छा, एक और उन्होंने कल भी कहा था कि उस वक़्त की हुकूमत और मिलिट्री जो हुकाम थे उनके दरमियान एक अहम मीटिंग हो चुकी थी। उस मीटिंग में TLP के साथ मुज़ाकरात के बारे से बात हो चुकी थी, तो उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ा और आज उन्होंने कहा है कि बाकायदा उस वक़्त की हुकूमत के बाकायदा बिहाफ़ पर, उनकी हिदायत पर हमने TLP के साथ मुज़ाकरात किए थे। तो ये उस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी थे और फिर मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम थी, तो यूँ अब उनको मुश्किल में डाल दिया है। अब ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी और फिर उसके अलावा इसमें शहबाज शरीफ को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी बुलाया गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि फैज़ अमीन अभी भी वो वज़ारत दिफ़ा में पेश नहीं हो रहे हैं। अब ये सवालात के जवाब दे चुके हैं अपने एक मखसूस जगह से, पेश नहीं हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पेश हो रहे हैं, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। कितनी अफ़सोस की बात है कि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पेश हो रहे हैं, लेकिन एक इदारे के एक DG पेश होने के लिए तैयार नहीं है।
और अपने तरीके से वो जवाब जमा कर रहे हैं। तो खैर, उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत की ईमा पर ये सब कुछ हमने किया था और मुज़ाकरात किए थे। बाकी इसमें कहा कि मैंने ज़ाहिर तौर पर कुछ नहीं किया है। ज़राए का ये भी कहना है कि फैज़ अमीन ने हुकूमत के खिलाफ साजिश के जो इल्ज़ामात हैं, उसकी तरदीद की है और साफ इनकार किया है कि हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हमने नहीं की है। और उन्होंने कहा कि ये तमाम जो लगाए गए हैं इल्ज़ामात, उसकी उन्होंने तरदीद की है। अच्छा, ज़राए का ये भी कहना है कि फैज़ अमीन ने ये सवालात के जवाबात देने से पहले एक अहम शख्सियत के साथ उन्होंने मुलाकात की और पैगाम भेजा और फिर उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उनसे पूछा कि मुझे हुक्म क्या है, बताएँ कि मैंने क्या करना है, आगे जाकर कैसे बात करनी है। अच्छा, इस हवाले से बाकायदा सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सईद का भी ये कहना है कि हमारे ज़राए का भी कहना था कि इसमें एजाज़ सईद की जो खबर थी बिलख़ुसूस, उस हवाले से हमने कन्फर्मेशन कुछ लेने की कोशिश की थी। तो बताया जा रहा है कि वो जो मुलाकात हो चुकी है उसमें बाकायदा आज एजाज़ सईद का भी कहना है कि एक अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में बाकायदा उनसे पूछा है कि मुझे हुक्म क्या है, क्या करना चाहिए? तो वो उस अहम शख्सियत की जानिब से कहा गया है कि कमीशन का बुलावा आया है तो भाई आपको जाना चाहिए और उस बुलावे में आपको अपना मौक़िफ़ सामने रखना होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ की उस वक़्त फैज़ाबाद धरने के इख्तिताम पर एक रेंजर के ऑफ़िसर ने पैसे तक़सीम किए थे 2-2 हज़ार। मैं खुद वहाँ मौजूद था, उस वक़्त धरने की कवरेज के लिए वहाँ मौजूद थे हम। 2-2 हज़ार रुपए तक़सीम किए थे। ले लें ये 2-2 हज़ार ले लें। वो जब इनकार कर रहे थे तो कह रहे थे कि ले लें आप, ले लें। आप हमारे ही बच्चे हैं, ले लें। इस तरह कहते हुए लिफ़ाफ़ों में पैक करके 2-2 हज़ार रुपए किराया के लिए भी दिए जा चुके थे। तो उसको भी बाकायदा कमीशन ने बुलाया है, उनसे भी पूछगछ होगी। एक और किरदार जो उस वक़्त के डीजी आईएसआई थे, उनसे भी बाकायदा पूछगछ होने वाली है। ज़ाहिर है, उस वक़्त डीजी आईएसआई फैज़ अमीन तो खैर नहीं थे, तो इसके साथ-साथ उनको भी पूछा जा रहा है। ज़ाहिर है, वो अपने हेड के कहने पर तो फैज़ अमीन ने सब कुछ किया होगा। ज़ाहिर है, दस्तखत इनके थे उस जो मुआहिदा हुआ था उसमें, लेकिन ज़ाहिर है डीजी आईएसआई कौन थे, जिसके ये अंडर काम कर रहे थे, उनसे भी पूछा जाएगा और फिर उस वक़्त के आर्मी चीफ़ से भी मेरे ख़्याल में कुछ मामलात कनेक्शन मिल जाएगी। लेकिन इन तमाम मामलात में एक चीज़ दिलचस्प है, वो ये है कि इस पूरी कहानी में आपको ये निकलेगा कि बताया जा रहा है कि फैज़ अमीन ने कुछ मामलात पर बायपास करके अपनी उस्तादियाँ भी की हैं। इस हवाले से इनके लिए आने वाले दिनों में शिकंजा टाइट हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।